हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। इस लेक्चर में हम लोग घटना चक्र के जीएस पॉइंटर का डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम लोग इंडिया पॉलिटी का ये 15वां पार्ट है, जिसको हम लोग पूरी सिंप्लीफाई आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो नए भी स्टूडेंट हों उनके लिए भी लाभकारी हो, आसानी से वो समझ सकें। और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और आसानी से मेमोरी होने के लिए, मेमोराइज होने के लिए हम ट्रिक का भी यूज करते रह रहे हैं, टाइम टू टाइम यूज कर रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत है। तो एक क्विक रिवीजन के लिए हमारे लिए बहुत आसान है और इसको हम अगर पर डे अगर इसको थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं ये तो हमारे दिमाग में मेमोरी में बैठ जाएगा, जिससे हमें एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंडिया का पॉलिटी का 15वां पार्ट। अब तक हम लोग 14 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पीछे का आप नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए, ताकि आपका पीछे का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्यों इसमें सिलेबस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तो पॉइंटर तो पढ़ लेते हैं लेकिन सिलेबस मिस हो जाता है, तो उस सिलेबस को कवर करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। जो मिस हो गया है उसको भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि कोई भी पॉइंट हमारा सिलेबस में हो और इसमें ना हो, वो गैप को फिल किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का हम लोग 15वां लेक्चर पार्लियामेंट का है, ठीक ना। लेजिस्लेटिव का है, पार्लियामेंट पार्ट 3 का इसमें घटना चक्र का दिया है। पेज नंबर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, पेज नंबर कौन सा, 36, ठीक, 36 पर। तो पहला इसमें पॉइंट है विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट के रेफरेंस में विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो नो अमाउंट कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथोराइज फ्रॉम द पार्लियामेंट। हाँ, तो पार्लियामेंट के बिना ऑथोराइज के हम लोग कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाल सकता है। ये कंसोलिडेटेड फंड किस में आर्टिकल में, तो 266 आर्टिकल में है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जो है, ठीक ना। अब इसमें एक और जोड़ देंगे, 267 कर देंगे तो इसमें आ जाता है कॉन्टिजेनियस फंड भी है, ठीक। तो 2 फंड हैं, भारत सरकार की 2 तिजोरी हैं और तीनों तिजोरी को पार्लियामेंट से ऑथोराइज चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। और इसमें अंतर क्या है, तो देखिए कंसोलिडेटेड फंड में वो सभी पैसा जमा होता है जो भारत सरकार के नाम पर लिया जाता है, या भारत सरकार या लोन लेती है या किसी से कुछ भी, कि जो भी पैसा आता है भारत सरकार के नाम पर फंड आते हैं वो सब कंसोलिडेटेड फंड में ऑफ इंडिया में जमा हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, हाउ कैन द प्रेसिडेंट स्पेंड फ्रॉम द कॉन्टिजेनियस फंड। कॉन्टिजेनियस फंड से प्रेसिडेंट को स्पेंड करना हो, खर्च करना हो तो किससे करेगा, तो वो पहले पार्लियामेंट से अथॉरिटी लेंगे, ऑथोराइज करें, पार्लियामेंट ऑथोराइज देगा तब जाकर यहाँ से हम प्रेसिडेंट जो है फंड को लेगा उसको स्पेंड करेगा। नेक्स्ट, ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय यूनियन गवर्नमेंट बाय वे टैक्स एंड अदर रिसिप्ट फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिट टू। तो जितने भी पैसा रिसीव होता है सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसको याद कर सकते हैं। देखिए कंसोलिडेटेड फंड कौन, याद कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है, 266 आर्टिकल है। और कॉन्टी यहाँ पर देखिए CON दोनों में है, टी यस के बाद टी आता है, तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 267, ठीक है ना। तो आपको इतना बस एक, ये पहले है ये बाद में, ठीक है ना, इतना याद रहे तो आप कर लेंगे। मनी बिल हैज़ बिन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 110 में है। मनी बिल कौन बताएगा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर बताएगा कि ये मनी बिल है कि नहीं। सब डिपेंड करता है मनी बिल स्पीकर के आर्डर पर। अगर स्पीकर बोल दिया कि मीनिंग मनी बिल है तो मनी बिल है। हु डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर बिल ऑफ मनी बिल, कौन डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल, तो लोकसभा का स्पीकर, ठीक ना। और मनी बिल केवल लोकसभा से पारित होता है और ये 14 दिन के लिए इसको टाइम दिया जाता है। राज्यसभा 14 दिन इसको रख सकता है अपने पास, डिसीजन दे ना दे कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है। अगर 14 दिन पास हो गया तो इस बिल को माना जाएगा कि ये पास हो गया पार्लियामेंट से और उसके बाद एक्ट बन जाएगा। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल कैन बी टेबल इन द लोकसभा, केवल ओनली सबसे पहले लोकसभा में ही जाया आता है मनी बिल। विच वन इज नॉट करेक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट, मनी बिल इंट्रोड्यूस इन नहीं, मनी बिल हमेशा इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। विच सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूड इन प्रोविजन ऑफ द मनी बिल, तो इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है प्रोविजन ऑफ इम्पोजिंग
अ फाइन एंड पेनाल्टी, नहीं, इम्पोजिंग फाइन एंड पेनाल्टी ये मनी बिल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिगार्डिंग मनी बिल विच इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। मनी बिल इज कंसर्न विथ द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट फ्रॉम द कॉन्टिजेनियस फंड, नहीं, कॉन्टिजेनियस फंड से नहीं निकाला जाता है, ठीक ना। ए बिल विच merely involve expenditure does not include any matter of specified in article 110 110 कैन बी इनिशिएट इन आइदर हाउस, यानी जो भी बिल और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है और वो 110 आर्टिकल के अंदर के मैटर में नहीं आता है, जो भी 110 के आर्टिकल के अंदर मैटर लिखे गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर हैं, अगर उसमें से कोई नहीं है तो किसी भी हाउस में वो उसको इनिशिएट किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, which is not correct with regard to control of parliament and budget, बजट पर पार्लियामेंट को कंट्रोल के रिगार्डिंग में कौन सा सही नहीं। पार्लियामेंट हैड द पावर टू मूव एंड चार्ज द एक्सपेंडिचर एंड कंसोलिडेटेड फंड, तो मूव एंड चार्ज, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि बजट को प्रिपेयर करना, उसको प्रेजेंट करना, कौन रिस्पॉन्सिबल, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट आता है जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इतना याद रहे, ठीक। इफ़ ए एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास बाई लोकसभा व्हाट विल बी हैपन, तब अगर लोकसभा से यूनियन बिल नहीं पास होता है तो इसका मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो गई है, तो यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करना पड़ेगा अपना रिजिग्नेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक ना। अब यहाँ पर सरकार यानी प्राइम मिनिस्टर को अपना रिजाइन करना पड़ेगा। इफ़ बजट इज डिस्क्लोज बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाट विल बी हैपन, फाइनेंस मिनिस्टर विल बी रिजाइन, अगर बजट पहले ही इंट्रोड्यूस होने से पहले ही डिस्क्लोज हो गया, सबके बारे में मालूम चल गया कि बजट में क्या है, क्या हो रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अंडर विच टैक्सेस द टोटल अमाउंट पे बाई एन इंडिविजुअल इज लिमिट बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड एंड कॉलिंग, तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा टैक्स जो है टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक ना। इकोनॉमी सर्वे इज प्रिपेयर प्रेजेंट, इकोनॉमी सर्वे की बात कर रहा है, ठीक ना, इज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट ऑफ कमिंग ईयर, तो बजट के प्रेजेंटेशन से पहले क्या होता है कि इकोनॉमी सर्वे किया जाता है, ठीक ना। वोट ऑन अकाउंट परमिट यूनियन गवर्नमेंट टू विड्रॉल मनी, वोट ऑन अकाउंट जो होता है मनी को विड्रॉल करने पर, अब वोट ऑन अकाउंट पड़ता है कि भैया वोट दो, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से भारत ऑफ इंडिया से इनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए कुछ पीरियड के लिए, वो पीरियड कौन सा होता है, तो वो बजट जब पास होता है, तो बजट देखिए आपको जुलाई, आपका फरवरी में बजट पास होता है, ठीक, फरवरी में, समझ रहे हैं, जब फरवरी में बजट पास होता है तो बजट तो डिबेट होता है, फरवरी मार्च अप्रैल तक चल जाता है, ठीक है, इसको शुरुआत होने में जून होना जाता है, तो ये 3 महीना का जो गैप होता है, 3-4 महीने भारत सरकार कैसे काम करेगी, तो उसके लिए आपको कंसोलिडेटेड फंड से इनको वोट ऑन अकाउंट चाहिए, ठीक ना, या आपको उस क्या बोलते हैं इंटरिम बजट भी पास होता है इसी तरह से, ठीक। वोट ऑन अकाउंट इज मीन, वोट ऑन अकाउंट क्या, एप्रोप्रिएट फंड पेंडिंग पास बाई पासिंग ऑफ बजट, तो यहाँ पर क्या वही बोला ना कि अभी बजट पास होने में पेंडिंग है तो कुछ फंड प्रोवाइड किया जाता है। वोट ऑन अकाउंट इज अ पार्लियामेंट इज नेसेसरी व्हेन द रेगुलर बजट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पास इन टाइम, तो ये एक वोट ऑन अकाउंट तब होता है जब बजट को पास होने में अभी टाइम लगेगा और भारत सरकार को अपना खर्च करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, तो इसीलिए ये वोट ऑन अकाउंट आता है ताकि भारत सरकार को पार्लियामेंट क्या कंसोलिडेटेड फंड से अपना पैसा ले और अपना खर्चा करें। द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट, ठीक, ए वोट एन अकाउंट ओनली डील विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट,
वाइल द इंटरिम, देखिए अब यहाँ पर ओपन अकाउंट जो होता है, समझ रहे हैं, ये केवल डील करता है कि भैया आप बजट नहीं पास हुआ है तब उसके एक्सपेंडिचर को फिल करने के लिए गवर्नमेंट को बजट करना पड़ेगा। मान लीजिए इसके फरवरी में बजट आता है 1 फरवरी को, ठीक, उसके बाद उसको डिबेट होने पास होने में पूरा अप्रैल निकल जाता है, अप्रैल, ठीक ना। तो यहाँ से अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आ जाता है, ठीक ना। तो इस 3-4 महीने का एक्सपेंडिचर कहाँ से आई है, कहाँ से आएगा, तो ये एक्सपेंडिचर को ओपन अकाउंट के द्वारा लिया जाता है। और इंटरिम बजट जो होती है ये इलेक्शन, ठीक है ना, इलेक्शन के लिए बात होती है, ठीक, इलेक्शन के टाइम जिस सरकार आ गई तो बजट पास करना, सरकार, नया सरकार अभी जब तक नहीं बनेगी तब तो बजट नहीं पास होगा, इंटरिम बजट पास होगा, जिसमें आपका एक समझिए कि एक थोड़ा सा छोटा सा बजट, बस नॉर्मल, उसमें कोई बड़ा धूम धड़ाम नहीं होता है। और इसमें अंतर क्या, ओपन अकाउंट में, ओपन अकाउंट में केवल एक्सपेंडिचर सरकार अपने खर्च लेती है, ठीक, और इंटरिम बजट में बजट का काम है एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों, यानी खर्च और, यानी कितना खर्च हुआ है, कितना उसको आया है, सबका हिसाब होता है बजट में, तो वो सेम होता है, ठीक है ना। बजट में भी यही होता है, लेकिन ये छोटा सा टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट, estimate of expenditure are submitted to the parliament in India form of demand of grant, demand for grant, estimate of expenditure are submitted to parliament of India in form of demand of grant, ठीक, डिमांड ऑफ ग्रांट के फॉर्म में सबमिट करती है एस्टिमेट। फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल, ये मनी बिल नहीं है, फाइनेंस बिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंट इन लोअर हाउस, लोकसभा में। The stage in normal financial legislature are include present of the budget discussed and budget passing appropriate bill and passing the financial bill, ठीक ना, ये सब होता है। नेक्स्ट, पेरियर, पेरियर सेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड बिफोर द इंटरव्यू द बिल, कौन सा बिल क्या था, तो पहले परमिशन है। तो देखिए प्रेसिडेंट से कुछ ऐसे बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि उसको पार्लियामेंट को पहले परमिशन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से, तब वो जाके पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखा जाएगा। जिसमें से सबसे पहले आर्टिकल आपका 2-3, ठीक, 2 को हटा भी दें तो 3 है। 3 में क्या है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट को नया स्टेट को बनाना, ठीक ना। नया स्टेट इसमें से क्या होगा, तोड़ फोड़ के बनाना, किसी की बाउंड्री कम करके, तो नया स्टेट को फॉर्मेशन के लिए ये आर्टिकल होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले परमिशन लिया जाता है प्रेसिडेंट से, ठीक। अब प्रेसिडेंट क्या करता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजता है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट जो है उस पर एग्री करे ना करे कोई मतलब नहीं है, फिर उसके बाद वो तुरंत आ जाएगा वापस प्रेसिडेंट के बाद, फिर उसके बाद वो चला जाएगा पार्लियामेंट में। ये होता है कहानी। फिर उसके बाद इफेक्टिव टैक्सेशन एंड इन विच स्टेट आर इंटरेस्ट अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, ठीक ना। न्यू स्टेट बनाना है आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और फिर मनी बिल, इतना जो है मनी बिल भी है पर ये, ठीक ना, 110 आर्टिकल। तो आपको इतना याद रहना चाहिए, नहीं याद है याद कीजिए। नेक्स्ट, विच प्रपोजल इज रिलेटेड टू यूनियन बजट, तो कट मोशन जो है यूनियन बजट से रिलेटेड है। विच इज ए मीनिंग ऑफ गैलियोटाइन इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल। गैलियोटाइन क्या होता है कि आपको कहा था कि भैया आप स्टॉप करो, बहुत हो गया डिबेट, अब बाल की खाल नहीं उखाड़ना है, ठीक है ना। किसी बिल पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो जाता है तो गैलियोटाइन लाया जाता है, गैलियोटाइन, गैलियोटाइन। According to the law enacted by Parliament in December 1989, the legal age of citizen to become major is 18 ईयर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 21 से 18 कर दिया गया था। इलेक्शन का भी रिजल्ट, वोटिंग का राइट भी यहाँ पर कम किया गया था। नेक्स्ट, Consultative Committee of Member of Parliament of Railway Zone is constituted by Ministry of Parliament Affairs। Ministry of Parliamentary Affairs जो होती है वो करती है क्या, कंसुलेटिव कमेटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कंसुलेटिव कमेटी, ठीक ना। ये सब पॉइंट रटा होना चाहिए तब जाके मज़ा आता है, नहीं तो फिर नहीं मज़ा आएगा। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी विच स्टेटमेंट करेक्ट, प्रेसिडेंट कैन बी मेक ऑर्डिनेंस ओनली की बात वेन आइदर ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन सेशन है, करेक्ट है। और कौन सा 1, 2, 3, आर्टिकल 1, 2, 3 याद कर लीजिए। ये प्रेसिडेंट इसके अंदर ही का ऑर्डिनेंस लाता है, और गवर्नर किसके अंदर कौन सा आर्टिकल के तहत आदेश लाता है, ऑर्डिनेंस लाता है, तो 2, 1, 3, ठीक।
जादू नहीं है, बस क्या किया गया 1 2 3 है, ठीक ना, तो 2 को ही पहले ला दिया गया बस। एग्जामिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन ऑप्शन। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट फंडामेंटल राइट, पहले फंडामेंटल राइट था, ठीक ना, लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को, 300 में चला गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट दोनों है। राज्यसभा का स्टाफ है, फाइनेंशियल बिल, ठीक। तो यहाँ पर कौन क्या पूछा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। तो राज्यसभा का स्टाफ फाइनेंशियल बिल, तो फाइनेंशियल बिल को स्टाफ कर सकता है राज्यसभा, लेकिन मनी बिल को नहीं कर सकता है। विच इज लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, कमेटी ऑफ एस्टिमेट, कमेटी ऑफ एस्टिमेट जो होती है बजट का एस्टिमेट तैयार करती है, कोई भी जितना एक्सपेंडिचर होता है, जितना रेवेन्यू होता है, सबका एस्टिमेट तैयार करती है, ये सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी है। विच आर फाइनेंशियल कमेटी ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी, ठीक ना, ये फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का, इंडियन पार्लियामेंट का एस्टिमेट कमेटी जो होती है फाइनेंशियल कमेटी है। कमेटी ऑफ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है ना, ये दोनों कमेटी फाइनेंशियल कमेटी। विच लार्जर कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है। टेन्यूर ऑफ मेंबर ऑफ एस्टिमेट कमेटी, तो 1 ईयर, कोई भी पहले था 3 ईयर 4 ईयर, लेकिन अब क्या हो गया कि उसको 1 ईयर कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत बड़ा विडम्बना है, 1 ईयर करने से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, उनको सोचने समझने में ही टाइम निकल जाता है, सही से काम, इसीलिए पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें अब सही से नहीं हो रही है। ये क्रिटिसिज्म है इसका। विच इज नॉट टूल, जब मेंस पढ़ेंगे तो उसमें आता है, मेंस में क्रिटिसिज्म का आता है ना लिखने के लिए, तो वहाँ पर होता है। टूल पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो नॉट टूल पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर, तो कौन सा टूल नहीं है, तो कैग टूल नहीं है। कंट्रोल फॉर ऑडिटर जनरल, ये कौन सा आर्टिकल में 148 से लेके 151 तक, ये लास्ट आर्टिकल है पार्ट 5 का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 का चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है ना। यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट, अरे पूरा पार्ट 5 ही का जो है इस यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद शुरुआत हो जाती है किसकी, स्टेट हमारे पार्ट 6 की, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट आर टेक फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा इन विच रेशियो, रेशियो किस में लिया था, आप खुद सोचिए कि इसमें जब संख्या जिसकी ज़्यादा होगी उसी का तो रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक ना। तो राज्यसभा लोकसभा की संख्या ज़्यादा है, राज्यसभा की संख्या मेंबर कम होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको 2:1 2:1 का रेशियो से इन लोग को रखा जाता है, किसी भी कमेटी, कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है, ठीक ना, तो उसमें 2:1 का रेशियो होता है। स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहा है, तो स्टैंडिंग कमेटी का 2:1 रेशियो होती है, ठीक। नेक्स्ट द प्रोविजन फॉर कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैज रिस्ट्रिक्टेड टू स्कोप ऑफ अर्जेंट मोशन। अर्जेंट मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें, तो ये लोकसभा में लाया जाता है, इस सबसे पहले तो अर्जेंट मोशन जो होता है लोकसभा में लाया जाता है, ठीक ना, और इसका मेन काम होता है कोई भी पब्लिक इशू होता है उसको नोटिस मारने के तुरंत बिना डिले किए हुए, ठीक ना, बिना डिले किए हुए इसमें तुरंत अटेंशन की बात की जाती है, तुरंत, ठीक है ना, तो ये अर्जेंट मोशन लाया जाता है। इसलिए व्हाट इज ए करेक्ट अबाउट द स्टार्ड क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर स्टार बनाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है, तो स्टार क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि इसको आपको रिटेन में आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है, आप इसको ओरली यानी अपने मुंह से बोल दीजिए कि उत्तर होगा। जब क्वेश्चन आवर चलता है पार्लियामेंट में तो वहाँ पर इसका प्रावधान है स्टार क्वेश्चन का, और उस पर क्या होता है कि जब मुंह से ही देना है, जब रिटर्न में रहता है तो उस पर आप अलग से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन मुंह से जब देना है कि आपसे पूछा गया कि रेलवे में इतना एक्सीडेंट क्यों होता है, तो आपने बताया कि कुछ प्रॉब्लम, जो मंत्री जी आप बता दिए, ओरली बताए, लेकिन उसके बाद उस पर फिर क्वेश्चन यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछा जाएगा कि भाई ऐसा बताए। लेकिन रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में हो गया तो उसमें आप दोबारा नहीं पूछ सकते ना। रिटर्न में क्या होगा कि आप रिटर्न हो गया तो उसमें वो फिर आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए आप फिर परमिशन लेना पड़ेगा, तब उसके बाद आपको रिटर्न में फिर प्रोवाइड होगा। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट है इंडिया का, समझने की कोशिश कीजिए, जो पार्लियामेंट है
इंडिया का एक्सरसाइज करती है, कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर थ्रू, तो काउंसिल मिनिस्टर के थ्रू पूरे फंक्शन को कंट्रोल करती है, ठीक ना। पार्लियामेंट को वास्तव में बोला क्या जाता है, ये बोलता है, ये है लेजिस्लेटिव, ठीक ना, लेजिस्लेटिव यूनियन, ठीक ना, लेजिस्लेटिव यूनियन है, तो इसको पार्लियामेंट बोलता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको बार बार किया गया चुका है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। फिर बाइकैमरिज्म में 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। इसको बार बार ये आपको मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट कुछ नहीं है, लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि काम करती है लॉ बनाने की, और इन दोनों बाइकैमरिज्म जो है वो 2 हाउस की बात करता है, और दोनों हाउस से जब बिल निकलेगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट इसको साइन करेगा, सिग्नेचर देगा, अनुमति दे, तब उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस चलता है, तो इसीलिए इसको अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब जो भी पार्लियामेंट में होता है उसको कंट्रोल कैसे, किसके कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल करने कैसे, तो अर्जेंट मोशन, क्वेश्चन आवर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इन तीनों से आप देखेंगे तो इनको कंट्रोल किया जाता है। कि मान लीजिए काउंसिल मिनिस्टर तो आप कुछ और लेके आए, क्योंकि भाई इन्हीं की गवर्नमेंट है, क्या है, इन्हीं की गवर्नमेंट है, किस में, पार्लियामेंट में, आपका लोकसभा में लेकिन किसी और मैटर पर डिबेट हो रहा है, तो लेकिन जो पब्लिक के रूप से इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप मान लीजिए कोलकाता वाला कांड हुआ था, कोलकाता हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टर का जो रेप हो गया था, तो उसका मैटर पर डिबेट नहीं हो रहा, तो किसी और मैटर पर, तो उसको तुरंत करने के लिए उसको, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं कर रहे होंगे, गवर्नमेंट नहीं चाहती उस पर डिबेट, तो इस पर अर्जेंट मोशन लाया जाता है ताकि इस पर तुरंत बात हो। क्वेश्चन आवर, जिसमें क्वेश्चन पूछा, उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछने का, कि आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो इनका कंट्रोल किया जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, ये अपना मन का करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी रिलेटेड टू डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल एंड रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी है, पूछ रहा है, समझिए, पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसका काम होता है रूल और रेगुलेशन बनाना, किसके लिए, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, देखिए गवर्नमेंट का 3 पार्ट होता है, अगर आप इसको समझना चाहें, गवर्नमेंट का 3 पार्ट होता है, गवर्नमेंट कभी अकेली नहीं होती है, ठीक ना। गवर्नमेंट का आप देखेंगे जिस तरह से आप देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट होता है, गवर्नमेंट अकेली नहीं है, गवर्नमेंट, ठीक। गवर्नमेंट में 3 पार्ट होता है, आपका एग्जीक्यूटिव, आपका लेजिस्लेटिव, फिर जुडिशरी, ठीक। अब लेजिस्लेटिव का काम होता है, इसी को बोला गया है पार्लियामेंट, यूनियन ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन ऑफ पार्लियामेंट अलग, कहाँ गया यार, फिर भाग गया, ठीक। तो एग्जीक्यूटिव जो होता है और लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशरी जो होते हैं, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, क्या करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जो भी बन गया है उसको इम्प्लीमेंट करना, समाज में सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, और जुडिशरी का काम है दोनों पर सही से ध्यान देना, और कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर उसके बाद इनको निर्णय भी देना, ठीक ना। तो ये अपना, अब इसमें से बोल रहा है कि जो लेजिस्लेटिव है, यानी ये पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, ठीक ना, कहाँ गया, तो इसमें से कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो जिसका काम है, तो आप खुद सोचिए, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव, यानी लेजिस्लेटिव को सहायता प्रदान करने वाली कमेटी, यार सही, ठीक ना, इनका काम होता है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमेटी। इस कमेटी का काम है एग्जीक्यूटिव को के लिए रूल रेगुलेशन बनाना, जिससे वो काम करें अपना, ठीक है ना, कंट्रोल में रहे, एग्जीक्यूटिव भी कंट्रोल में होना जरूरी है, सब पर चेक एंड बैलेंस चलता है, ये तो खूबसूरती है इंडियन पर कॉन्स्टिट्यूशन की। इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन इज, एडजॉर्नमेंट मोशन इज क्या, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए आती है, और इसको डिस्कशन किया गया था, मैं बार बार बता रहा हूँ, टू अलाउ द डिस्कशन ऑन द डिफाइंड मैटर, डिफाइंड मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट, अर्जेंट की बात की जा रही है, तुरंत इसको लाया जाएगा ताकि इस पर अर्जेंट बात हो, के नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक ना, इसीलिए आते हैं। कट मोशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कट मोशन, तो मोशन ऐसा होता है जिसमें कोई मोशन चल रहा है, कोई डिबेट चल रहा है, कहीं कोई डिबेट चल रहा है, तो उसका जो जो उसका टाइम पीरियड चाहे चाहे उसमें
कुछ भी उसमें हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वास्तव में देखा है तो बजट के लिए बजट में ही होता है, बजट का जितने भी प्रावधान आते हैं उसमें कट मोशन लाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया टू मूव द प्रपोजल टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल। तो बजट प्रपोजल में जो किया प्रपोजल लाया जाता है, बजट प्रपोजल में जैसे बजट पास होता है उसमें प्रपोजल आता है कि हम इस साल इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, तो उसी के लिए मोशन आता है कि भैया आप ऐसा मत करो ना, एक्सपेंडिचर को रिड्यूज करो, तो उसी क्या कट करने की बात हो रही है ना, तो इसलिए ये आता है। तो कट मोशन हमेशा याद रखिएगा कि आप देखिए आपका ही बजट है, घर से आया, ठीक है ना, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो आपका पैसा आया, तो आप क्या आप सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि आज इस महीने ये खरीदूंगा, लेकिन पैसा आपके पास कम है, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे चीज़ को आप कट करना लगेंगे, ठीक है ना। तो वही कट हमेशा बजट से रिलेटेड होता है, पैसा समझ लीजिए। इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्रिएट फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट, 1952। पार्लियामेंट्री सोचिए, जब पार्लियामेंट बनेगा तभी तो ऑफिस भी सेक्रेटरी की बनेगी, तो 1952 पार्लियामेंट भी इसी टाइम सब कुछ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इलेक्शन होता है, तो पार्लियामेंट चलेगा। तो फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया। सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्टेड बाय जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया की जो सोवरेनिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप ज़्यादा पूर्ण आज़ादी मत मनाइए, ठीक है ना, पूर्ण रूप से आप सॉवरेन नहीं है, ठीक, कि कुछ और कर देंगे। तो गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाई सेलिब्रेट, गोल्डन जुबली की बात हो रही है किसका, इंडियन पार्लियामेंट, तो ये 13/5/2002 को सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन अब पार्लियामेंट का यहाँ पर आएगा, नया पार्लियामेंट बन गया है, तब उसके रिगार्डिंग आपको याद होना चाहिए कि कब पार्लियामेंट बनाया गया, ठीक है ना। हु वाज द नेशनलिस्ट लीडर इलेक्टेड स्पीकर सेंट्रल एसेंबली 1925, तो वल्लभ भाई पटेल जो थे स्पीकर बनाए गए थे 1925 में। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन पॉलिटी में से दोनों का ओवरलैप होने लगता है। जब आप देखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होने लगती है ना, तो ओवरलैप होने लगता है हिस्ट्री का कुछ पार्ट, और क्योंकि हिस्ट्री से ही पॉलिटी आती है। Which related to cabinet committee are correct. Cabinet committee are not mentioned in the constitution. सही बात है। Cabinet committee are set up by the prime minister according to excessive of time and the requirement of the situation. ठीक है ना। कैबिनेट कमेटी जब जब जरूरत पड़ती है तब तक आप उसको बनाया जाता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उसका प्रावधान नहीं है। विच कमेटी इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राज्यसभा, तो ऐसी भी कमेटी होती है जिसका राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसी कमेटी हो सकती है, जो पर लोकसभा का सब कुछ देखती होती है। लोकसभा कौन सी देखती है, एस्टीमेट कमेटी, ऐसी कमेटी होती है जिसमें 30 मेंबर हैं, और ये पूरा लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। जिस पब्लिक अकाउंट कमेटी प्रेजेंट इन रिपोर्ट टू पार्लियामेंट, पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट ए रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब 22 मेंबर होते हैं, याद कर लीजिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं। इसका काम होता है तो किसको, स्पीकर को अपना रिपोर्ट सबमिट करना। और एस्टीमेट अकाउंट को याद कर लीजिए, एस्टीमेट कमेटी जो होती है 30 मेंबर होते हैं, इसमें आपके लोकसभा से सब होते हैं, राज्यसभा के कोई मेंबर नहीं। तो मेन फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, पब्लिक अकाउंट है, इसका नामे में है, तो मतलब कि कुछ पैसे से लेन देन से काम कर रही होगी, फाइनेंशियल, तो एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ, तो जितने भी गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसको एग्जामिन करती है। फिर उसके बाद कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, कैग का जो रिपोर्ट आती है उस पर एग्जामिन करते हैं, ठीक। एग्जामिन का 2 काम है, गवर्नमेंट के अकाउंट को जांच करना और कैग की रिपोर्ट को जांच करना, ठीक। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 2 और 1 का रेशियो से उनको भरा जाता है। तब 22 का 2-1 करेंगे तो कितना होगा, आप खुद सोच लीजिए, ठीक है ना, 2 और 1, बस ख़त्म कहानी। तो आपको 2-1 मालूम है तो आप कर लेंगे। तब 22 का देखिए, आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, बस 22 याद रहे तो काम हो गया, 22 हो गया। अब 2 चाहिए, 2 से भाग कर दो, 11 मिल गया, हाँ, ठीक ना। और 1 का रेशियो भी चाहिए, 1 का रेशियो 11 का आधा कितना होगा, 11 का आधा कितना होगा, 5, तो 5 और 11 मिलकर कितना हो गए, 16 हो गए। तो अभी तो कितना चाहिए, 22 हैं, अभी कितना 6 की कमी हो गई, ठीक। तो 6 में क्या होगा कि फिर अब 2 इनको दे दिया जाएगा और फिर 4 इनको दे दिया जाएगा, यही ना भाई, 2-1 का रेशियो ऐसा ही बनेगा ना, तो यही है आपको, आइए रट लीजिए।
क्या करिए, रट लीजिए, लोकसभा में से 15, राज्यसभा से 7 गो। किसमें? पब्लिक अकाउंट कमेटी। बार बार पूछ रहा है, बार बार। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट स्क्रूटनाइज द एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामाइन। अब वही पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट का काम होता है, कैग की रिपोर्ट को भी देखना है और गवर्नमेंट का भी कितना खर्चा कर रही है, कितना कहाँ से पैसा ला रही है, कुछ भी। हु नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडिया? स्पीकर ही करेगा, ठीक ना, जिसकी सरकार रहेगी वही करेगा, क्योंकि कुछ घपला ना हो जाए, उल्टा पुल्टा रिपोर्ट लगा दिया तो फिर सरकार का हिन्नी तन्नी हो जाएगी, ठीक है ना। विथ रेफरेंस टू ड्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ड्यूटी स्पीकर ये पोजीशन पार्टी का होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर रूल ऑफ द प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ ड्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट ऑफ द स्पीकर में बी फिक्स। तो उसी दिन होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। जिस दिन स्पीकर का होता है उसी दिन फिक्स नहीं किया। देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट ड्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी आइदर ऑफ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी, ठीक। तो 2 स्टेटमेंट दिया गया है, एक बोला है कि या तो वो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का हो गया या तो रूलिंग पार्टी का, दोनों बोल रहा है, ठीक ना। तो ये पहला स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट दोनों को दिया। थर्ड स्टेटमेंट ये IAS में पूछा गया है, ठीक, दोनों को अलग अलग कर दिया है ना। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान देने वाली शैल भी है, जब भी ये फिक्स कर देता है, शैल भी मतलब निश्चित ही होना चाहिए, तो फिर आपको इसको आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। यूपीएससी यही, यूपीएससी का कीवर्ड है, चीटिंग कोड बोल सकते हैं, चिट कोड, ठीक ना, कि जब भी आप कोई, ठीक, यहाँ हाई वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी का ही होता है, ठीक है ना, पार्टी का, रूलिंग पार्टी का नहीं होता है। ये न्यूज करंट अफेयर में हमेशा रहता है, इसीलिए मोदी जी तो अभी तक नहीं किए हैं। द ड्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर टू स्पीकर व्हेन द प्रिसाइडिंग ओवर द सीटिंग ऑफ हाउस एंड नो अपील लाई अगेंस्ट द रूलिंग। सही, सेम पावर रखता है अगर स्पीकर नहीं है तो। जब वो प्रिसाइडिंग करता है सीटिंग के ऊपर, यानी गद्दी पर जब बैठ जाएगा स्पीकर की, तो उसका पावर सेम हो जाता है। The well-established parliament practice regarding the appointment of the duty speaker is the motion is removed by speaker and duly seconded by the prime minister। नहीं, ये भी नहीं, यानी 1 और 3 इज करेक्ट, ठीक ना। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर मैच करना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी फाइनेंशियल कमेटी होती है। कमेटी ऑन पिटिशन जो फंक्शनल कमेटी है। ज्वाइंट कमेटी ऑन स्टॉक एडहॉक कमेटी होती है, एडहॉक। मार्केट स्कैम डिपार्टमेंट ऑफ कमेटी स्टैंडिंग कमेटी। तो ये कमेटियाँ इंपॉर्टेंट कमेटियाँ हैं, आप उसको रट लीजिए, हमेशा परीक्षा में आता रहता है, ठीक ना। अब सब कमेटी नहीं, बार बार देख रहे हैं यहाँ पर जो कमेटी आ रही है उसी को देखिए। आज सबसे अच्छी क्या चीज़ होती है? करंट अफेयर। जो करंट अफेयर में बार बार कमेटी आती है वही एग्जाम में पूछा जाता है। विच इज लार्जेस्ट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? लार्जेस्ट कमेटी सबको मालूम हो गया, एस्टिमेट कमेटी होती है, जिसका काम है एस्टिमेट करना किसको? पब्लिक अकाउंट को, ठीक है। ऑडिटर रिपोर्टर कंट्रोल ऑडिट ऑफ जनरल इंडिया एग्जामाइन बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो आप याद कर लीजिए, 30 मेंबर होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं। द मेंबर ऑफ एस्टिमेट कमेटी इन कंस्टिट्यूट इन लोकसभा, और इसमें लोकसभा एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। विच इज ए फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? तो फाइनेंशियल कमेटी देखिए 3 कमेटियों का नाम दिया है, पब्लिक कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक। तो 3 कमेटी आपको फाइनेंस कमेटी से रिलेटेड है, इसको नोट डाउन करना। विच कमेटी डज नॉट कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ लोकसभा? तो हेल्थ एंड फैमिली कमेटी जो है ये लोकसभा के जुरिसडिक्शन में नहीं आती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी सेटअप द प्रोबिंग 2G स्पेक्ट्रम इशू कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर लोकसभा से, 10 मेंबर राज्यसभा से, 30 मेंबर थे, ठीक। अब ये पूछा नहीं जाएगा, क्यों? अभी वक्फ बोर्ड पर इस समय न्यूज़ में चल रहा है, वक्फ बोर्ड पर कमेटी ज्वाइंट सेटिंग चल रहा है, तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। करंट अफेयर देखते रहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामाइन ऑफ द 2G स्कैम इन हेडेड बाई PC चाको। In what way does the Indian Parliament exercise the control over the administration? Through parliamentary committee। पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू एग्जामाइन करती है, ठीक है ना। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इंक्लूड, आप
अरे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट। ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट का कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर सब पार्लियामेंट से रिलेटेड होगा, आप इतना जान लीजिए। तो पार्लियामेंट से ऑफिस की बात हो रही है, ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट कौन कौन है, तो सबसे बड़ा होता है स्पीकर। स्पीकर को बोला जाता है हेड ऑफ लोकसभा, हेड ऑफ लोकसभा का हेड होता है, ठीक ना। ड्यूटी स्पीकर, ठीक। अब उसके बाद आएगा सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये तीन। अब चेयरमैन यहाँ पर ना हो क्या होना चाहिए था, यहाँ पर, ठीक। ये क्रम ये नहीं है, ठीक ना। अगर देखा है तो ये क्रम आर्डर ये नहीं है, क्योंकि चेयरमैन जो राज्यसभा का होता है वाइस प्रेसिडेंट भी है, ठीक ना। चलिए अब चौथा पार्ट पार्लियामेंट का, इसको भी निपटा देते हैं। इन विच ईयर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट फर्स्ट इनेक्टेड। तो आप खुद सोचिए कि जब देश बनेगा उसके बाद तो हम रोकेंगे कि भैया अडल्ट्रेशन मत करो। तो कहीं 1954 में 1954 में पहली बार बना था। आज तक ये एक्ट है लेकिन कोई मतलब नहीं, आज भी धड़ल्ले से अडल्ट्रेशन हो रहा है। एक्ट केवल कागज में है। ऑल ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ऑर्गेनाइज एंड समरियल ट्राइबल। When the court under the section 12 of the Protection of the Civil Right 1955 shall presume that the offence is committed on the ground of untouchability when it is related to member of scheduled caste only। तो ये याद रहे, शेड्यूल कास्ट से होगा तभी आपको मिलेगा, बाकी और किसी के साथ अनटचेबिलिटी हो रही है कोई मतलब नहीं, ठीक है। वुमन को भी जोड़ देना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 स्टैंड होल इंडिया, सभी जम्मू कश्मीर सब कुछ। इफ़ एनी पर्सन रिफ्यूज एडमिशन टू एनी पर्सन टू एनी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑन ग्राउंड ऑफ द अनटचेबिलिटी देन अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन सिविल राइट एक्ट 1955 शैल बी पनिशमेंट सेक्शन 5। और ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को रोकता है, ठीक। द सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 है द ऑफेंस द कंपनी बी प्रोवाइडेड, आर्टिकल 14 हुई इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस कमिटी बाय द कंपनीज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द एंड सेक्रेटरी, तीनों डायरेक्टर मैनेजर एंड सेक्रेटरी, ठीक। यहाँ पर कुछ एक्ट दिए गए हैं, लिस्ट दिया गया है, उसको मैच। तो इंडियन आर्म एक्ट 8078 अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। इंडियन आर्म एक्ट, अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये चैलेंज की बात है। तो आप खुद सोचिए इस समय कौन था जो आर्म एक्ट के विरोध में रहेगा, कुछ याद आ रहा है, वायसराज याद रहेगा तो आपका हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, याद रहेगा तो आप कर सकते हैं। तो बताइए कौन था, कमेंट बॉक्स में सब बताइए फटाफट फटाफट फटाफट। लिट्टन, लॉर्ड लिट्टन था, ठीक है ना, लॉर्ड लिट्टन। फिर रॉयल टाइटल एक्ट कौन लेके, इस समय भी वही था, ठीक है ना। लिट्टन कब से था, तो 76 से लेके 1880 तक था, ठीक है ना। इसके बाद रिपन आता है, ठीक। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, सोचिए ये कब हुआ था, 1861 1857 की क्रांति होती है, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है 1858, 58 57 लिखना था ना, 57, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आती है, तो यहाँ से देखेंगे तो बहुत सारे एक्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो उसमें से हाई कोर्ट का इंडियन डाइवोर्स एक्ट आप देखेंगे 1969 में, ठीक। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वास्तव में हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो इसको आप कर देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt several पोस्ट फ्रॉम द डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो पार्लियामेंट में आपको डिसक्वालिफिकेशन के लिए यही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। एवब मेंशन एक्ट वाज अमेंड 5 टाइम, ये 5 बार अमेंड हो चुका है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 26 अक्टूबर
2006, तो 26 अक्टूबर 2006 को ये लाया गया। विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर राइट प्रिविलेज, कंज्यूमर राइट की बात हो रही है, अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ इन इंडिया विच इज करेक्ट, कंज्यूमर आर एम्पावर टू टेक सैंपल फॉर द फूड टेस्टिंग। कंज्यूमर का काम होता है कि वो कर सकता है क्या, सैंपल ले सकता है फूड टेस्टिंग करने के लिए, ये कंज्यूमर का पावर है, ठीक लीजिए, किसी को पता नहीं है। इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ कंज्यूमर इज हर लीगल हायर कैन बी फाइल कंप्लेन। अब कंज्यूमर में जो डेथ हो गया कंज्यूमर का, तो उससे रिलेटेड कोई भी कंज्यूमर फोरम में उसके बिहाफ पर कर सकता है, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना चाहिए। लोग कुछ और खरीद के खा लेते हैं, किसी को पता नहीं रहता क्या करें, कोई कंप्लेन तक नहीं करते हैं, ये तो सैंपल टेस्टिंग कराना तो बहुत बड़ी बात है। और जिसको फसाई का काम है, फसाई खुद नहीं करती है तो दूसरा का काम, जिनको पैसा मिला। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट इनेक्ट वाज फर्स्ट टाइम तो 1871 आप सोचिए, ट्राइबल एक्ट, ठीक ना, ये अंग्रेजों के टाइम का। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एस्ट्रोसाइट एक्ट 1989, इस समय आप एक्ट कोई याद नहीं हो रहा है आपको, कब फोर्स हुआ था, तो 30 जनवरी 1990, लेकिन आप एक्ट का नहीं, ये याद नहीं हो रहा है, तो आप इसी टाइम इसी सन आपको क्या हुआ था, 21 साल से 18 साल किया गया था वोटर एज, ठीक ना। तो यहाँ से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट एक्ट 1989 इज एंटीसेपेटरी बेल की बात कर रहा है, प्रोहिबिटेड सेक्शन 18, तो ठीक ना। तो आपको कोई बेल भी नहीं जल्दी मिलती है, समझ लीजिए। अंडर विच एक्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिट रिमूवल लॉ वाज इम्प्लीमेंट एक्ट 1989, द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल constituency for the Lok Sabha is done by delimitation commission. This delimitation has been fixed till year 2026, ठीक है। इसमें 2 बार संशोधन किया जा चुका है, एक बार इंदिरा गांधी की, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की है। नेक्स्ट, हु हैड द पावर टू मेक रूल फॉर द कैरी आउट द पर्पज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिट एक्ट 1989, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। Offence committee by any public servant under the section of the 3 SC/ST Prevention of Atrocity Act 1989 provide for the minimum punishment for the 1 year. Next, the state government can specify a court of session to be special court to try offence under the Schedule Caste Schedule Tribe Prevention Atrocity Act 1989 with the concurrent of Chief Justice of High Court. Appeal under the Schedule Caste and Schedule Tribe Prevention of Atrocity Act 1989 shall be live from any judgment, sentence, order to have both fact, सब कुछ सही है। कितना बार पूछा गया है, न्यूज में रहा होगा। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एक्ट इज स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विच बेस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक ना। इस सबको पावर कहाँ से मिला है, ठीक ना, आर्टिकल 17 से मिला है, ठीक ना। Who is empowered for imposition and realization of the collective fine under the SC/ST Prevention of Atrocity Act 1989 state government. Next, in prosecution for an offence under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention and of Atrocity Act 1989, the court can presume which of the following: abetment, common intention and common object। तो आपको ये 3 याद होना चाहिए, नहीं याद है याद कीजिए। अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 विच इज बैरेड एंटीसेपेटरी बिल, ठीक है। एंटीसेपेटरी बिल कोई
में मिलता है, कोई टेंशन का नहीं है, एक बार फंस गए तो फंस गए, बहुत खतरनाक है। An offence committee under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention Act 1989 shall be investigated by the police officer not below rank of ड्यूटी सुपरिटेंडेंट। सोचिए, डीएसपी इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ही नहीं कि दरोगा आप कोई करने लगेगा। विच पावर इज नॉट प्रोवाइड द स्पेसिफाई स्पेशल कोर्ट अंडर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट टू ऑथोराइज द पर्सन फॉर एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन अदर देन पुलिस। तो इसको प्रोवाइड नहीं किया गया, नॉट प्रोवाइड। नेक्स्ट, which power special court cannot exercise under the scheduled caste and scheduled tribe prevention and atrocity act impose the collective fine। Court of session specified a special court to try the offence under the scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocity act 1989 for the purpose of provide a speedy trial। Under which of the one section of scheduled caste and scheduled tribe rule 1995 constitute of the district level vigilance and monitoring committee has been provided section 17। Next, government enact the panchayat extension to the scheduled area पेशा एक्ट 1996, ठीक है ना, 1996, विच वन ऑफ द नॉट आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट टू क्रिएट ऑटोनोमस रीजन, ठीक है ना, तो ये आइडेंटिफाई नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पार्लियामेंट रिसीव द एसेंट प्रेसिडेंट 15 जून 2005, ठीक है ना। कहाँ से पार पाया है, तो आर्टिकल 19 से, राइट टू इंफॉर्मेशन, किससे, राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना, आर्टिकल 19 से इसको पावर मिला है। राइट टू इंफॉर्मेशन इज फंडामेंटल राइट। बड़ा खतरनाक है, राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए फंडामेंटल राइट। विच टर्मोलॉजी इज मेंशन इन द प्रीएम्बल टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2015। ट्रांसपेरेंसी ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन, रिवेलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिटीजन, पैरामाउंसी ऑफ डेकोरियन आइडिया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर पास 2005। विच केस रिलेटेड टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, नमिता शर्मा यूनियन ऑफ इंडिया। तो नमिता को याद कर लीजिए, नमिता के कारण, ठीक ना, नमिता जो है राइट टू इंफॉर्मेशन केस से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज इज जनरल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, करेक्ट। इट स्टिल हैज ए माइल टू गो द क्रिएट डिजायर इम्पैक्ट, करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है, ठीक ना। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों, रीजन दे रहा है नहीं, ठीक। ये ट्रू तो ठीक है, लेकिन क्या है कि इसका रीजन नहीं दे रहा है कि इसी के कारण, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन सिक्योर द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक अथॉरिटी, फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी से, ठीक ना। Which High Court has said the importance of decision, the RTI applicant should tell the reason for asking the information under the RTI। मद्रास कोर्ट का ये है कि जो अप्लीकेंट है वो रीजन बताए क्यों पूछ रहा है। अंडर द शेड्यूल कास्ट ट्राइब अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर, यहाँ पर फॉरेस्ट के एक्ट 2006 हु शैल बी ऑथोराइज टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द determining the nature and extension of the individual or community forest right and are both। ग्राम सभा, ठीक ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो लाया गया था 2010 में, वाद इनेक्ट इन द कंसोनेंस विथ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्ट एज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ठीक ना। नेक्स्ट, within how many days appeal can be made by the aggrieved person by decision of National Green Tribunal to Supreme Court? 90 दिन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज स्टेबलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2010, किसका 2010 एक्ट के तहत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फोर्स इन 2005,
RTI एक्ट के तहत। पासिंग ट्रिपल तलाक law recently Parliament of India endorsed which year ruling the Supreme Court of India shall made the triple तलाक बिद्दत as unconstitutional in year 2017. The statement is correct regarding the Maternity Benefit Amendment Act 2017. Women with 2 children get reduced entitlement. ठीक है ना, यहाँ पर क्या अगर वुमन जो है 2 चिल्ड्रेन तो विथ 2 चिल्ड्रेन गेट रिड्यूस्ड entitlement, ठीक है ना, विच give the legal bias the extraordinary power exercised by the government of India during the lockdown, disaster management और epidemic disease act 1897. In reference the Indian Parliament group, which of the following statement is true? It is not a autonomous body. Former member of the Parliament can become the member, Deputy Speaker of Lok Sabha and Deputy Chairman of Rajya Sabha as ex officio President. तो इसमें से कौन सा सही है? तो केवल थर्ड इज करेक्ट, ठीक ना, बाकी दोनों कुटुर पुटुर गलत है। तो ठीक है, अगले बार मिलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए ना, बहुत छोटा चैनल है यार, इसको बढ़ाओ, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चपक के, ठीक है ना। अगले बार मिलते हैं, चलिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बहुत लंबा वीडियो हो गया।